2651 स्पिरिट अटैक। लाइट हाउस एक ऐसी जगह थी जैसी सनी ने पहले कभी नहीं देखी थी और इससे उसे असहजता महसूस हुई। उसकी बेचैनी का कारण साफ था, उस विशाल मीनार के चारों ओर बने छोटे से द्वीप पर और उसके अंदर भी कोई परछाई नहीं थी। लाइट हाउस के चारों ओर भाप के बादल घूम रहे थे और वह भाप चमकदार चांदी की रोशनी में डूबी हुई थी। पानी की हर छोटी बूंद उस चमक को परावर्तित कर रही थी, जिससे रोशनी सर्वदिशात्मक हो रही थी, जिसका मतलब था कि द्वीप पर कहीं भी रोशनी नहीं थी और इसलिए परछाइयों के लिए कोई जगह नहीं थी। इसलिए सनी वहां जाने के लिए शैडो स्टेप का उपयोग नहीं कर सका। यह उसके लिए एक नई तरह की बाधा थी। दरअसल सनी को तो पता भी नहीं था कि उसकी शक्तियों को इस तरह दबाया जा सकता है, इसलिए वह काफी उलझन में था। खुशकिस्मती से उसके पास अभी भी शैडो लैंटर्न था, इसलिए नाइट गार्डन में वापस लौटना कोई समस्या नहीं थी। लेकिन लाइट हाउस तक पहुंचने के लिए उन्हें अभी भी इटर्नल सिटी के तटों को धोते हुए गहरे पानी का सामना करना होगा। घाट के विपरीत प्रकाश स्तंभ डेरोन के अवरोध के अंदर स्थित था। रात्रि उद्यान कुछ दूरी पर बाहरी गुंबद के किनारे पर तैरता हुआ बना रहा। यह तय किया गया कि एथर जीवित जहाज के पुल पर रहेगा और उसे नियंत्रित करेगा, जबकि बाकी लोग छोटे द्वीप की ओर बढ़ेंगे। तुम्हें क्या लगता है पानी में क्या है? सनी कुछ आशंकित होने से खुद को नहीं रोक सकी। ब्लडवेव ने कंधे उचका दिए। जो भी हो, हम जल्द ही पता लगा लेंगे। कुछ मिनट बाद वे ठंडे पानी में कूद पड़े। एक गोमेद सर्प, एक नीला सर्प और एक विशाल किलर व्हेल अंधेरी गहराइयों में गोते लगाते हुए चमकती रोशनी की ओर दौड़ पड़े और जल्द से जल्द किनारे पर पहुंचने की कोशिश करने लगे। इस बीच जेट एक प्रेत में बदल गया था और सनी के मुंह में छिप गया था। उनके पानी में कूदने के कुछ ही पल बाद सनी को आभास हुआ कि कुछ बहुत गड़बड़ है। शार्प, वह जेड मेंटल की अविनाशी प्लेटों को धीरे धीरे क्षीण होते हुए महसूस कर सकता था। उसके बगल में विशाल किलर व्हेल को खून के बादल घेरे हुए थे और उससे भी दूर नेव के बर्फीले शल्क दरारों के जाल से ढंक रहे थे। मैं देख रहा हूं कि क्या हो रहा है। शाश्वत नगर के जल में कोई भी भयावह घृणित प्राणी छिपा नहीं था, बल्कि अनगिनत छोटी छोटी मछलियां थीं, जिनमें से प्रत्येक का आकार एक नाखून से भी कम था और वे गहरे पानी की उथल पुथल भरी सतह के नीचे छिपी हुई थीं। ये मछलियां छोटी थीं, लेकिन अनगिनत धारदार दांतों से लैस, जो अपने शिकारगाह में घुसने वाले किसी भी जीव पर भूख से झपट्टा मारती थीं, जो कि कहीं ज्यादा बुरा था। सनी एक दो भयानक जीवों को तो संभाल सकती थी, लेकिन अनगिनत छोटे छोटे राक्षसों को, दरअसल वह इसे भी संभाल सकता था। श्राप को सक्रिय करते हुए उसने छाया ज्वाला और कमजोर करने वाले श्राप का इस्तेमाल अपने आसपास के एक बड़े क्षेत्र को प्रभावित करने के लिए किया, फिर अपनी मृत्यु इच्छा को छाया की दया से बढ़ाते हुए उसे प्रवाहित किया। वह अंडरवर्ल्ड आर्मामेंट के साथ छायाबद्ध आकर्षण को सशक्त बना रहा था और उसे अपनी इच्छा के लिए एक माध्यम के रूप में इस्तेमाल कर रहा था। परिणामस्वरूप सनी की हत्या की मंशा एक घातक शक्ति बन गई। ये देखते हुए कि वह कितने छोटे छोटे घृणित जीवों को प्रभावित कर रहा था, उनमें से प्रत्येक कमजोर करने वाले अभिशाप से उतना कमजोर नहीं हुआ। हालांकि वे सभी एक ही मृत्यु इच्छा के प्रभाव में थे और इसलिए वे मर गया। सनी ने चाहा और अनगिनत छोटे छोटे घृणित जीव तुरंत मारे गए। उन्हें कोई चोट नहीं आई, न ही उन पर कोई ऐसा हमला हुआ जिसका वे विरोध कर सकते थे। उनके जीवन की नाजुक लपटें बस बुझ गईं। वे बस रुक गए। बेशक ये सिर्फ इसलिए संभव हो पाया क्योंकि हर मछली अपेक्षाकृत कमजोर थी, लेकिन फिर भी यह एक भयानक और अवर्णनीय एहसास था कि सिर्फ एक विचार से ही अनगिनत दुर्लभ जीवों को नष्ट कर दिया जा सके। मुझे लगता है कि इसे एक आत्मा का हमला कहा जा सकता है, क्योंकि यह मेरी इच्छा थी जिसने उन्हें मार डाला। कुछ क्षणों के लिए सनी और नाइट के संतों को उन घृणित प्राणियों द्वारा कुतरने से राहत मिली जो अनंत शहर के चारों ओर के पानी में रहते थे, लेकिन आखिरकार यह मौत के लिए एक अजनबी जगह थी। जल्द ही सनी द्वारा नष्ट किए गए नन्हे शैतान फिर से जिंदा हो गए और दो विशाल समुद्री सांपों और विशाल किलर व्हेल पर फिर से झपट्टा मारने लगे। ठंडे पानी में एक बार फिर खून बहने लगा और सनी ने उन्हें एक बार फिर मरने की इच्छा जताई। ये काफी कष्टदायक था। सनी, नेव और ब्लडवेव ने जीवित रहते हुए भी संक्रमित पानी से अपना रास्ता बनाया। सौभाग्य से सनी उन्हें निगलने की गति धीमी कर सका और छोटे से द्वीप से उनकी दूरी ज्यादा नहीं थी। जल्द ही वे तेज रोशनी से घिर गए और उन्हें पास में ठोस जमीन का एहसास होने लगा। सनी ठंडे पत्थरों पर चढ़ गया और उस चमक से अंधा होकर लड़खड़ाने लगा। यहाँ उसकी परछाई की अनुभूति बेकार थी और रोशनी असहनीय रूप से तेज थी। कराहते हुए उसने अपनी आंखों को एक हाथ से ढक लिया और पानी से दूर कूद गया।
जेट ने पास ही अपना भौतिक रूप धारण कर लिया, बिल्कुल बेफिक्र और पूरी तरह से सूखी हुई। कुछ ही सेकंड बाद नेव और ब्लडवेव भी उनके साथ आ गए, जो पहले ही मानव रूप धारण कर चुके थे। नेव पीला दिख रहा था, लेकिन अपेक्षाकृत सुरक्षित, जबकि नेव भयानक घावों से ग्रस्त था और उससे भारी मात्रा में खून बह रहा था। अपने फटे हुए कवच को देखते हुए ब्लडवेव ने मुंह बनाया और अपने चेहरे से खून पोंछा। उसके घाव पहले से ही भर रहे थे और उसे दर्द की कोई परवाह नहीं थी, बल्कि बहता हुआ खून उसे और भी ज्यादा क्रूर बना रहा था। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि वे अमर प्राणी पानी में गिरने से हिचकिचाते हैं। उसका स्वर सपाट था। सनी इस बात से सहमत था। अनंत शहर का पानी इन घृणित जीवों से भरा हुआ था और उनके दांत बेहद तीखे थे। आमतौर पर संक्रमित पानी में गिरने का मतलब बस एक तेज और दर्दनाक मौत होती थी, लेकिन अनंत शहर में चीजें मरती नहीं थीं। एक बार जब कोई यहाँ पानी में गिर जाता था तो उसे हमेशा के लिए निगल लिया जाता था। वह अनंत काल तक जीवित रहता था, केवल छोटे दांतों से छेदा जाता था और फिर से और फिर से और फिर से हमेशा के लिए अलग कर दिया जाता था। यदि कोई ऐसी नियति होती जिससे दुर्लभ प्राणी भी सावधान हो जाते तो वह यही थी। वह कांप उठा। सतर्क रहो। छाया बोध से रहित और कोमल रजत आभा से घिरा सनी अविश्वसनीय रूप से असुरक्षित और उजागर महसूस कर रहा था। उसका चेहरा गहरा हो गया। हम अवरोध के अंदर हैं, इसलिए यहाँ अमर प्राणी हो सकते हैं। वास्तव में आशा करते हैं कि वे राक्षस इस प्रकाश में छिपी सबसे बुरी चीज हो। नर्म चांदी की रोशनी का फैला हुआ विस्तार कितना भी खूबसूरत क्यों न हो, सनी को इस जगह से एक अजीब सा एहसास हुआ। अपने साथियों की ओर देखते हुए उसने छाया लालटेन को बुलाया और आह भरते हुए कहा, चलो चले। दीप्तिमान वाष्प के कारण देखना मुश्किल हो रहा था। यह इतना चमकीला था कि अंधा कर देने वाला था और बिना परछाई के वस्तुओं के आकार और माप को पहचानना आश्चर्यजनक रूप से कठिन था। जेड और सेंस ऑफ नाइट ठीक ठाक लग रहे थे, लेकिन सनी को शैडो लेंटन से एक छोटी सी परछाई बुलानी पड़ी और उसे एक जालीदार आंखों पर पट्टी में बदलना पड़ा। आंखों पर पट्टी बांधने के बाद उसे आखिरकार बेहतर महसूस हुआ। अपने आसपास की चीजों को महसूस न कर पाने की वजह से उसे अब भी बेचैनी हो रही थी, लेकिन कम से कम उसकी दृष्टि पर कोई गंभीर असर नहीं पड़ा था। कम से कम ये सच्चे अंधकार से तो बेहतर है। यदि ये तात्विक अंधकार होता तो वह जरूरत के क्षण में भी छायाओं को मदद के लिए बुलाने में सक्षम नहीं होता। सनी, जेट और सेंस ऑफ नाइट सावधानी से आगे बढ़े। लाइटहाउस को सहारा देने वाला द्वीप ज्यादा बड़ा नहीं था, लेकिन मीनार के आधार तक पहुंचने के लिए उन्हें अभी भी कुछ दूरी तय करनी थी। जमीन धीरे धीरे ऊपर की ओर ढलान वाली थी और चौड़ी सीढ़ियां थीं जिन पर वे चल रहे थे। हालांकि जल्द ही सनी ने सभी को रुकने का इशारा किया। क्या गलत? वह कुछ मिनट तक बिना हिले डुले खड़ा रहा, फिर फुफकार कर एक कदम पीछे हट गया। उसके गीले बालों का एक गुच्छा जमीन पर गिर पड़ा, जो किसी बेहद नुकीली चीज से साफ कट गया था। उसके माथे पर भौं के ठीक ऊपर एक गहरा घाव भी था। कोई और होता तो पहले ही बहुत ज्यादा खून बह रहा होता, लेकिन सनी को तो बिल्कुल भी खून नहीं निकला। हालांकि अगर वह थोड़ा लंबा होता तो उसकी एक आंख चली जाती। यहाँ कुछ है। आगे बढ़कर उसने हवा को ध्यान से महसूस किया और फिर सड़क पर बिखरे एक बेहद पतले धारदार तार को पकड़ लिया। तार इतना बारीक था कि सामान्य परिस्थितियों में भी उसे देख पाना मुश्किल होता, लेकिन चारों ओर फैली चकाचौंध भरी चमक में वह लगभग अदृश्य था। जब सनी ने तार खींचा तो वह धीरे से चमक उठा, जिससे उसके साथी देख सके। वे थोड़ा तनाव में आ गए और अन्य अदृश्य खतरों की तलाश में इधर उधर देखने लगे। सावधानी के साथ आगे बढ़ना। वहां सनी के घुटने के बराबर में एक और तार था। थोड़ा झुककर वह उस पर से निकलकर सावधानी से आगे बढ़ा। उनकी प्रगति अनिवार्यतः धीमी हो गई। आगे और भी तार उनका इंतजार कर रहे थे। घनत्व धीरे धीरे बढ़ता गया जब तक कि सड़क को एक पूरी धारदार अदृश्य बाढ़ ने घेर लिया। उस चकाचौंध कर देने वाली चमक में और भी जाल छिपे थे। जमीन से निकले तीखे कांटे, पत्थरों में धंसे पतले ब्लेड, हवा में धीरे से चमकते जाल। सनी और उसके साथियों ने बिना किसी परेशानी के उनसे बच निकला, लेकिन मानव से बड़े किसी भी प्राणी को द्वीप की ढलानों से लाइटहाउस की ओर चढ़ने में परेशानी होती, ये बात ज्यादा मायने नहीं रखती, क्योंकि शाश्वत शहर की भयावहता अमर थी। हालांकि तारों और जालों ने सनी को वैकल्पिक रास्ते ढूंढने पर मजबूर कर दिया। वह उन्हें नष्ट भी कर सकता था, लेकिन ये कहना मुश्किल था कि इससे क्या होगा। आखिरकार आदिम अलार्म सिस्टम की तो बात ही छोड़िए, जाल अक्सर ऐसी ही हरकतों से शुरू होते थे। अंत में उन्हें ऊपर जाने का रास्ता ढूंढने से पहले लगभग पूरे द्वीप का चक्कर लगाना पड़ा।
लाइट हाउस द्वीप भयावह रूप से शांत और खाली था और इसके रहस्यमय तटों की खोज करते हुए उन्हें एक भी दुश्मन नहीं मिला। हालांकि सनी कुछ 100 मीटर बाद ही फिर रुक गया। वे अभी भी चारों ओर से धुंधली रोशनी से घिरे हुए थे और भाप उनके चेहरों पर ताजगी भरी ठंडक महसूस कर रही थी। उसने गंभीर भाव से चांदी की रोशनी में झांका। क्या तुम सुन पा रहे हो? उन्होंने ऐसा ही किया। आगे की चमकदार धुंध से एक अजीब, शांत, भयानक आवाज गूंज रही थी, मानो कोई चीज पत्थर से रगड़ रही हो। सनी और उसके साथी सावधानी से आगे बढ़े और युद्ध के लिए खुद को तैयार किया। हालांकि आगे जो कुछ भी हुआ उसके लिए वे तैयार नहीं थे। क्या बकवास है! वहां उनके सामने एक विभत्स शरीर 6 छोटे, नुकीले स्टील के कांटों से धंसा हुआ था। उस व्यक्ति के अंग और सिर कटे हुए थे और फिर उन्हें जमीन पर एक भयावह प्रदर्शन की तरह बिछा दिया गया था। धड़, बाहें, टांगे और सिर सभी में कीलें चुभकर उन्हें अपनी जगह पर टिकाए हुए थी। इस सब में सबसे बुरा हिस्सा क्या ये कि शरीर अभी भी जीवित था। वह कमजोरी से हिल रहा था, खुद को कांटों से छुड़ाने की कोशिश कर रहा था और मांस की पतली लंटें कटे हुए हिस्सों की ओर बढ़ रही थीं, मानो उनसे फिर से जुड़ना चाहती हो। कटे हुए शरीर के संघर्ष से ही खरोंचने की आवाज आ रही थी। चेहरा खून से सने कपड़े से ढका हुआ था, लेकिन वे कपड़े के नीचे उसके होंठ हिलते हुए देख सकते थे। सनी क्रांति में कांप उठी। यह क्या है? नेव की आवाज कांप उठी। सनी कुछ देर तक चुप रहा, फिर धीमे स्वर में बोला, ये अमरता का खतरा है। दरअसल उनके सामने जमीन पर पड़ा वह विचित्र शरीर शाश्वत नगर के किसी पतित अमर प्राणी का था। किसी ने उस दुर्लभ प्राणी को यहाँ कटे हुए और गतिहीन अवस्था में छोड़ दिया था, शायद उन्हें रोकने के लिए या शायद सजा के तौर पर। किसी भी स्थिति में सनी उस राक्षसी को कांटों से मुक्त नहीं करना चाहता था। कुछ देर तक उस अमर प्राणी का अध्ययन करने के बाद वे सावधानीपूर्वक उस भयानक शरीर के चारों ओर घूमे और आगे बढ़ गए। जैसे जैसे सनी और उसके साथी ऊपर चढ़ते गए, उन्हें कुछ और ऐसे ही दृश्य दिखाई दिए। इधर उधर गिरे हुए अमर लोग ट्रॉफियों की तरह प्रदर्शित थे, जो कमजोर होकर खुद को आजाद करने की कोशिश कर रहे थे। कुछ पहले वाले की तरह जमीन पर कीलों से ठोके गए थे, कुछ ऊंचे कांटों पर लटके हुए थे, कुछ सूली पर चढ़े हुए थे या धारदार चौड़े जालों में लटके हुए थे। कुछ अभी भी इंसानों जैसे दिख रहे थे, जबकि कुछ तो भिनौने रेंगते हुए मांस के ढेर से ज्यादा कुछ नहीं थे। वहां एक विशालकाय बैल का सिर भी था, जो मोटी चांदी की जंजीरों से बंधा हुआ था, और उसकी विशाल कांच जैसी आंखें भूख और गुस्से से उन्हें घूर रही थीं। उस भयानक जीव की जीभ तो हिल रही थी, लेकिन उसका शरीर कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। सनी जितना आगे बढ़ता गया, उसका मूड उतना ही खराब होता गया। उद्धरण ... आखिर इस द्वीप पर क्या हुआ है? लाइट हाउस के कुछ और चक्कर लगाने और आधा दर्जन क्रूर रूप से बंधक बनाए गए अमर प्राणियों को देखने के बाद वे महान टॉवर के पास पहुंचे। और वहां इसकी सीढ़ियों पर अंततः उन्हें एक अमर प्राणी मिला जो संयमित नहीं था। पत्थर की सीढ़ियां उस चकाचौंध कर देने वाली चमक से उभर रही थीं, जिनकी निर्दोष सतह पर ऊंचे खंभे बने हुए थे। वे चांदी की धुंध में तेजी से ऊपर चढ़ती हुई स्वर्ग के रास्ते जैसी चमकदार रोशनी में विलीन हो गईं। हालांकि उनमें कुछ भी स्वर्गीय नहीं था, क्योंकि ढलान से 100 मीटर नीचे कटे हुए मांस का एक भयावह पिंड रेंग रहा था और छटपटा रहा था, क्योंकि वह उसे बांधने वाले तारों और उसमें चुभने वाले कांटों से बचने की कोशिश कर रहा था। प्रकाश स्तंभ चमक से अस्पष्ट था, लेकिन वह निकट था, धुंध में मडरा रहा था। एक युवक सीढ़ियों पर बैठा जमीन को घूर रहा था। जैसे ही सनी और उसके साथी पास आए, उसने धीरे से अपना सिर उठाया और अपनी अजीब धुंधली चांदी जैसी आंखों से उन्हें घूरा। वह युवक दिखने में बमुश्किल वयस्क कहलाने लायक लग रहा था। उसके नैननक्श खूबसूरत थे और त्वचा सांवली और बेदाग थी। उसने लहराते आलीशान कपड़े से बुना हुआ एक अंगरखा पहना हुआ था और उसके लंबे बाल धातु के एक तार से बड़े करीने से बंधे हुए थे। जैसे ही उसने उन्हें खोखली निगाहों से देखा, उसके होठों पर एक अजीब अशुभ मुस्कान तैर गई। उनके पीछे मांस के हिलने की उल्टी करने वाली आवाजें सुनकर सनी घबरा गया और उसने खुद को तैयार किया। युवक ने अपना मुंह खोला। हालांकि जो बच गया वह मांस के विद्रोही तने नहीं थे। वे मानव भाषा की परिचित ध्वनियां थीं। बच्चे, क्या ये तुम हो? भगवान, तुम बूढ़े लग रहे हो। सनी जम गया। जेड भी स्तब्ध और उलझन में लग रहा था। नेव के हाव भाव समझ पाना मुश्किल था, जबकि ब्लडवेव अपनी सामान्य गंभीर बेपरवाह अवस्था में बना रहा। युवक को गंभीर दृष्टि से देखते हुए उसने अपने होंठ भींच लिए और फिर धीमी आवाज में कहा, तो तुम आखिरकार जीवित हो, बदमाश। युवक ने कुछ देर तक ब्लडवेव का अध्ययन किया, कुछ नहीं बोला, फिर पीछे मुड़कर देखा। नोसोस कहाँ है?
टाइफॉन कहाँ है? जरा ठहरिए। सनी ने पलकें झपकाईं और फिर उस युवक की आत्मा में झांका। उसे आश्चर्य हुआ कि उसके अंदर कोई अंधकार नहीं था, बस एक पारलौकिक आत्मा का शुद्ध दीप्तिमान प्रकाश था। ब्लेडवेव ने कंधे उचका दिए। मृत युवक चुप हो गया। कुछ पल बीते, फिर वह हंस पड़ा। किस प्रकार का दुर्जन्म प्राणी उन दोनों को मारने में कामयाब रहा? उस समय नेव बोला, उसकी आवाज थोड़ी भारी लग रही थी। यह कोई दुर्जन्म प्राणी नहीं था, ये शून्य का राजकुमार था। युवक ने थोड़ा भौहें चढ़ाईं। आखिर शून्य का राजकुमार कौन है? नेव ने आह भरी। मॉडरेट ऑफ नोवेयर, तलवारों के राजा का निर्वासित पुत्र। युवक ने एक दो बार पलकें झपकाईं। कौन है? रुको, इनविल, वार्डन का लड़का। नेव ने चुपचाप सिर हिलाया। युवक ने कुछ देर तक उसे देखा और फिर अपनी भौहें चढ़ा ली। मैं समझ गया। और आप कौन हो सकते हैं? नेव ने उसे उदास भाव से देखा, कुछ नहीं कहा। सनी, जो चुपचाप उनकी बातचीत सुन रहा था, ने बोलने के लिए यही मौका चुना। उसे पहले से ही शक था कि वह अजीब युवक कौन है, लेकिन वह इसकी पुष्टि करना चाहता था, इसलिए नेव और उस युवक के बीच नजर दौड़ाते हुए उसने हैरानी भरे स्वर में पूछा, क्या कोई परिचय कराने वाला है? नेव ने हल्का सा मुस्कुराया। जरूर, ये सोल रीपर और लॉर्ड ऑफ शैडोज हैं। उसने युवक की ओर इशारा किया। और यह नाइटवॉकर है, हमारे गिरे हुए कबीले का संस्थापक। मुझे भी आपको देखकर खुशी हुई, पिताजी। सनी अभी भी इस तथ्य को पचा नहीं पा रहा था कि हाउस ऑफ नाइट का प्रसिद्ध और रहस्यमय संस्थापक नाइटवॉकर न केवल जीवित था, बल्कि उसके दोस्त नेवे के अनुपस्थित पिता भी जीवित थे। ये तथ्य कि नाइटवॉकर अपने बेटे से 2 दशक छोटा दिखता था, उसे इस जानकारी को स्वीकार करने में भी मदद नहीं कर रहा था। कम से कम मुझे तो पता है कि ब्लेडवेव अपने कबीले के संस्थापक को इतना पसंद क्यों नहीं करता। अब उस कमीने ने अपनी बड़ी बहन को गर्भवती कर दिया। इस बात पर सभी की चर्चा थी कि हाउस ऑफ नाइट एक एकल परिवार नहीं था, बल्कि स्टॉम्सी के प्रमुख विरासत कुलों का गठबंधन था। उनके पारिवारिक रिश्ते काफी जटिल लग रहे थे। सनी ने आह भरी। संक्षिप्त परिचय के बाद नाइटवॉकर उठा और उन्हें अपने पीछे चलने के लिए आमंत्रित किया। वे पत्थर की सीढ़ियां चढ़ते हुए लाइट हाउस या कम से कम उसके आसपास की किसी इमारत की ओर बढ़े। तो क्या कोई मुझे बता सकता है कि दुनिया में क्या हो रहा है? मैं बहुत उत्सुक हूं। सनी ने उसे गौर से देखा और चूंकि कोई भी बोलने को तैयार नहीं था, इसलिए तटस्थ स्वर में बोला, चलो देखते हैं। नाइटवॉकर कब पुनः लापता हो गया था? वास्तव में हाउस ऑफ नाइट के बाहर किसी को भी इसकी जानकारी नहीं थी। अमेरिका में 5वीं श्रेणी का दुर्जन्म द्वार खुल गया, इसलिए हमने ग्रह का वह हिस्सा खो दिया। अमर ज्वाला और उसकी बेटी भी वहीं मर गए। ब्रोकन स्वॉर्ड और उसके साथियों ने तीसरे दुर्जन्म पर विजय प्राप्त की। फिर उन्होंने चौथे दुर्जन्म पर विजय प्राप्त की और सर्वोच्च बन गए। फिर ब्रोकन स्वॉर्ड को उसके साथियों ने मार डाला और उन्होंने दुनिया को विभाजित कर दिया। नाइटवॉकर ने धीरे से सीटी बजाए। तो अब वे सुप्रीम है ना? असल में तो अब सुप्रीम है ना? सनी ने उसकी तरफ देखा। यहाँ 7 सुप्रीम हैं, हालांकि उनमें से 3 पहले ही मर चुके हैं। खैर, तकनीकी तौर पर 4। खैर, वेलोर, सोंग और हाउस ऑफ नाइट ने खुद को महान कुलों के रूप में स्थापित किया। ब्रोकन स्वॉर्ड की बेटी कुछ सालों के लिए ड्रीम दायरे में खो गई, फिर स्लीपर के रूप में दूसरे नाइटमेयर पर विजय प्राप्त की। अंटार्कटिका को नाइटमेयर गेट्स ने निगल लिया, यानी एक महाद्वीप फिर कम हो गया। वैसे आपका बेटा वहां था, नागरिकों को निकालने के लिए अपनी जान जोखिम में डाल रहा था। जेट आलस से मुस्कुराया। मैं भी वहां था। नाइटवॉकर ने रुचि के साथ उसका अध्ययन किया। नहीं, वास्तव में वह कमीना जेट को घूर क्यों रहा है? नाइटवॉकर मुस्कुराया। मुझे लगता है कि आप आत्मा रीपर हैं। आपसे मिलकर खुशी हुई, युवा महिला। जेट प्रसन्नतापूर्वक हंसा। कृपया मुझे जेट कहें, श्रीमान। सनी ने उन्हें भयभीत होकर देखा। वह खांसने लगा। जैसा कि मैं कह रहा था, लाखों सांसारिक लोग स्वप्न लोक में बस गए। कुछ साल बाद वेलोर और सॉन के बीच युद्ध छिड़ गया। हाउस ऑफ नाइट ने तटस्थता बनाए रखने की कोशिश की, लेकिन अंत में इसके अधिकांश बुजुर्गों को मॉडरेट ने मार डाला और इसके सभी गढ़ों पर कब्जा कर लिया गया। नाइटवॉकर की मुस्कान फीकी पड़ गई। एक आदमी ने मेरे पूरे घर को हरा दिया। वह उदास भाव से नेव और ब्लेडवेव की ओर मुड़ा। नेव ने दांत पीस लिए। उस चीज को शायद ही आदमी कहा जा सकता है। नाइटवॉकर काफी देर तक चुप रहा, फिर आह भरकर दूसरी तरफ देखने लगा। आह, अब मुझे याद आया। उस लड़के को ड्रीमस्पॉन को दे दिया गया था। तो फिर बात समझ में आती है। उसकी आवाज न तो उदास थी, न ही खुशनुमा, बस दूर की
मानो वो बात कर रहा हो, वह अतीत जिसे वह पीछे छोड़ आया था। सनी थोड़ा सा हिल गया। ड्रीम स्पॉन फिर से, तो मॉडरेट ने झूठ नहीं बोला था। नाइटवॉकर और एस्टेरियन का वास्तव में एक इतिहास था। सनी ने उस युवक की पीठ का अध्ययन किया जो उसके दादा के बराबर उम्र का था, और यह जानने की कोशिश कर रहा था कि नाइटवॉकर और एस्टेरियन के बीच क्या हुआ था और कब। उसके मन में सवालों की भरमार थी, पर वह जानता था कि अभी पूछने का समय नहीं आया है। सवाल अभी भी उसकी जुबान पर चढ़ने की कोशिश कर रहे थे, जिससे उसे बेचैनी हो रही थी। सनी घेरे हुए शैडो लीजन को भी नियंत्रित कर रहा था, तथा अमर सेना के भयानक हमले को पीछे हटा रहा था, ये भी एक बात थी। उसने आंखें सिकोड़ लीं। क्या आप मास्टर नहीं थे? नाइटवॉकर ने उसकी ओर देखा, फिर व्यंग्यात्मक ढंग से मुस्कुराया। मुझे यहाँ अनंत शहर में दुर्स्वप्न का एक बीज मिला। मुझे कुछ प्रयास करने पड़े, लेकिन अंततः मैंने उस पर विजय प्राप्त कर ली। कुछ प्रयास। इन सरल शब्दों के निहितार्थों से अभिभूत सनी ने थोड़ी देर के लिए सोचा कि यह काम पहले किसने किया था, ब्रोकन स्वॉर्ड और उसके साथियों ने या नाइटवॉकर ने। शायद अंत में इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। उसने आह भरी। वैसे भी वेलोर और सॉन्ग के बीच युद्ध में न तो वेलोर और न ही सॉन्ग जीते। ब्रोकन स्वॉर्ड की बेटी जीत गई। उसने एक बेहद तेजतर्रार भाड़े के सैनिक की मदद से एनविल और की सॉन्ग दोनों को मार डाला। फिर उसने उसे धोखा दिया और तुरंत मारा भी गया। अब वे डेटिंग कर रहे हैं। नाइटवॉकर ने अपनी गति धीमी की और मुड़कर उसे अविश्वास भरी नजरों से देखा। अजीब बात यह थी कि नेव और ब्लेडवेव भी उसे बड़ी बड़ी आंखों से घूर रहे थे। रुको, तुम और लेडी नेफिस एक साथ हो? सनी ने उन्हें एक गहरी नजर से देखा। ओह, क्या मैंने इसका जिक्र नहीं किया? इतना हैरान होने की जरूरत नहीं है, आप जानते हैं। हाँ, हम हैरान हैं। वह मुस्कुराया। हम एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, वह और मैं। नाइटवॉकर ने एक पल उसे घूरा, फिर जेट की तरफ देखा। फिर वह मुस्कुराया। वाह, तुम्हारे लिए अच्छा है। सनी ने अपना सिर झुकाया। अचानक उसे महसूस हुआ कि उसकी मुस्कान में तनाव आ गया है। अमर ज्वाला वंश के चेंजिंग स्टार नेफिस ने सर्वोच्चता प्राप्त की और मानवता का शासक बन गया। पृथ्वी धीरे धीरे स्वप्न लोक द्वारा निली जा रही है, इसलिए प्रलय से पहले करोड़ों लोगों को स्वप्न लोक में पुनर्स्थापित किया जा रहा है। हाल ही में एक महाआतंक के कारण हम पूर्वी चतुर्थांश को लगभग खो ही चुके थे, लेकिन एक नए सर्वोच्च ने आरोहण किया और उसे संभाल लिया। इससे लगभग सब कुछ समाहित हो गया। ओह, रात्रि ग्रह के अवशेष सरकार में समाहित हो गए। संत जेट सरकार के वास्तविक नेता होने के साथ साथ रात्रि उद्यान के नए कप्तान भी हैं। नाइटवॉकर ने एक बार फिर जेट की तरफ देखा, फिर नेव और ब्लेडवेव की तरफ देखा। कुछ देर के लिए उसका चेहरा दूर हो गया, लेकिन आखिरकार साफ हो गया। जानकर अच्छा लगा। वह चुपचाप सनी का अध्ययन करता रहा। नेव और ब्लेडवेव हाउस ऑफ नाइट के सदस्य हैं, जबकि वह खूबसूरत युवती नाइट गार्डन की कप्तान है। लेकिन तुम कौन हो, बच्चे? क्या किसी को शैडो गॉड का वंश मिल गया? सनी मुस्कुराया। किसी ने किया। वह एक पल के लिए रुका। मैं सर्वोच्च सूर्यहीन हूँ, इस शहर को जीतने वाला अर्धदेव। मैं हजारों साल का भी हूँ, इसलिए कृपया मुझे बच्चा जवान कहने से बचें। नाइटवॉकर ने उसे घूरा। उसके युवा चेहरे पर कोई खास भाव नहीं था। फिर उसने नजरें फेर ली और आह भरी। मेरे जाने के बाद से दुनिया बहुत बदल गई है। वह बिना कुछ कहे आगे बढ़ता रहा, तभी उस चमक से बड़े बड़े पत्थरों से बनी एक दीवार प्रकट हुई। दरवाजा खोलकर नाइटवॉकर अंदर आया और उन्हें अंदर बुलाया। अंदर की जगह कभी भंडारण क्षेत्र रही होगी, लेकिन अब उसे अस्थायी रहने की जगह में बदल दिया गया था। वहां एक आलीशान बिस्तर था, बेतरतीब ढंग से रखे फर्नीचर पर पेंटिंग और मूर्तियां सजी थीं, और ठंडे कोयले से भरी कई अंगीठियां थीं। फर्श पर हथियार और तरह तरह के औजार बिखरे पड़े थे। दीवारों पर धातु के तारों के बड़े बड़े स्पूल और लंबी लंबी कीलें टिकी हुई थीं। ऐसा लग रहा था जैसे नाइटवॉकर यही रहता भी था और अपने जाल भी यही तैयार करता था। ये जगह किसी भी चीज से ज्यादा डार्क सिटी के खंडहर गिरजाघर में सनी के कमरे जैसी लग रही थी। सबसे खास बात यह थी कि यहाँ परछाइयाँ थीं। छत के पास वाली छोटी सी खिड़की से तेज रोशनी आ रही थी, लेकिन ज्यादातर स्टोरेज की जगह अंधेरे में थी, जो सनी की थकी हुई आंखों को सुकून दे रही थी। अंदर जाते हुए उसने राहत भरी सांस ली और आंखों से पट्टी हटाई। उसे ऐसा लगा जैसे कोई मछली पानी में वापस फेंक दी गई हो। अजीब बात यह थी कि सनी को बाहर से इन परछाइयों का एहसास नहीं हुआ था। दहलीज पार करने के बाद ही उसे उनकी मौजूदगी का एहसास हुआ, जिससे पता चलता था कि यह इमारत और शायद लाइटहाउस भी किसी को भी अपनी दीवारों से झांकने से रोक सकती है। इसे अपना घर समझें।
नाइटवॉकर एक अंगीठी के पास गया और आग जलाने लगा। फिर वह थोड़ा खोए हुए भाव से इधर उधर देखने लगा। माफ कीजिए, मुझे नहीं लगता कि मेरे पास आपको देने के लिए कोई खाने पीने की चीज है। मुझे याद नहीं कि आखिरी बार मैंने कब कुछ खाया था। इसके बाद छाए सन्नाटे में नेव ने आह भरी और वह प्रश्न पूछा जो उन सभी के मन में तब से था जब वे हाउस ऑफ नाइट के चमत्कारिक रूप से जीवित संस्थापक से मिले थे। तुम उन अमर लोगों में से एक हो, है ना? नाइटवॉकर ने तटस्थ भाव से उसकी ओर देखा। क्या हम सब यहाँ शाश्वत शहर में अमर नहीं हैं? उसने कंधे उचकाए और फिर एक आलीशान कुर्सी पर बैठ गया। लेकिन हाँ, आपके प्रश्न का उत्तर हाँ है। मैं यहीं मर गया और फिर शाश्वत शहर मुझे वापस ले आया। तो अब मैं इसके अमर प्राणियों में से एक हूँ। नेव ने कांपती हुई सांस ली। लेकिन आप बाकी लोगों की तरह भ्रष्ट तो नहीं हैं। नाइटवॉकर ने धीरे से अपना सिर हिलाया। नहीं, कम से कम अभी तक तो नहीं। वास्तव में कोई भी अमर भ्रष्ट नहीं है। सनी ने भौहें चढ़ाईं। मुझे असहमत होना पड़ेगा। नेव ने सिर हिलाया। सचमुच, हमने उन्हें देखा है। जेट और लॉर्ड ऑफ शैडोज ने भी उनसे लड़ाई की थी। वे घृणित चीजें भ्रष्ट कैसे नहीं हो सकती? नाइटवॉकर एक क्षण के लिए रुका। क्षमा करें, मुझे तो ये कहना चाहिए कि जिन घृणित चीजों का आपने सामना किया है वे अमर नहीं हैं। वह पीछे झुक गया और आह भरी। असली अमर प्राणी अब जीवित नहीं हैं। उनके शरीर और आत्माएं तो अक्षुण्ण हैं, लेकिन उनके दिमाग बहुत पहले ही नष्ट हो चुके हैं। वे खाली गुड़ियों की तरह हैं जिनके अंदर कुछ भी नहीं है। खैर, कम से कम शुरुआत में तो उनके अंदर कुछ भी नहीं था। नाइटवॉकर ने उनकी ओर अंधकार में दृष्टि से देखा। यह उस समय की बात है जब एक निश्चित दुर्लभ प्राणी शाश्वत नगर में आया, उनमें रेंगकर घुस गया और उनके अमर शरीरों में अपनी जड़ें जमा लीं। तो जो चीजें आपने देखी और जिनसे आप लड़े, वे वही दुर्लभ प्राणी हैं जो अमर प्राणियों के शरीर धारण किए हुए हैं। यह एक परजीवी है। सनी ने भौहें चढ़ाईं। मुझे नहीं लगता कि तुम्हें पता है कि उस दुर्लभ प्राणी को क्या कहते हैं। नाइटवॉकर मुड़ा और मुस्कुराया। ओह, स्वाभाविक रूप से मैं करता हूं। उसकी मुस्कान फीकी पड़ गई और फिर उसके चेहरे से गायब हो गई। इसे कनख्त का मांस कहा जाता है। नाइटवॉकर की बातें सुनकर सनी की भौहें तन गईं। कनख्त, मैंने ये नाम पहले भी सुना है। जेट ने हॉट ऑफ कनाक्टर नामक एक महान शैतान से और उसके जैसे नामों वाले कई छोटे दुर्लभ प्राणियों से भी युद्ध किया था। कैसी के अनुसार वह एक शापित राजा था जिसके अंगों को अलग अलग रखा गया था ताकि वह दोबारा जीवित न हो सके। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि यूरिस ने एक बार छाया देवता द्वारा शापित लोगों के बारे में बात करते हुए कनाक्टर नामक एक व्यक्ति का जिक्र किया था। स्वप्न लोक में कनाक्ट के कितने ही निशान बचे थे, ये देखते हुए वह जरूर काफी शक्तिशाली रहा होगा। और इन निशानों की प्रकृति को देखते हुए वह जरूर काफी खतरनाक रहा होगा। अब वे उसी स्रोत से उत्पन्न एक महान आतंक का सामना कर रहे थे, स्किनवॉकर जैसी ही क्षमता वाला एक प्राणी। आखिर कनखत कौन है? नाइटवॉकर व्यंग्यात्मक ढंग से मुस्कुराया। ये तो बस एक पुराना मिथक है। वह थोड़ी देर तक हिचकिचाया, फिर आह भरी। ऐसा माना जाता है कि वह देवताओं के युग की शुरुआत में पैदा हुए पहले मनुष्यों में से एक थे। उस समय देवता और देवी देवता पृथ्वी पर विचरण करते थे, शून्य प्राणियों और उनके फैलते भ्रष्टाचार से जूझते थे। वे अक्सर मनुष्यों का भी साथ देते थे, जिसके विभिन्न परिणाम होते थे। उनमें से अधिकांश मुठभेड़ें प्रकृति में सौम्य थीं, लेकिन सभी नहीं। विशेष रूप से कनाक्ट किसी तरह छाया देवता को क्रोधित करने में कामयाब रहा, इसलिए छाया देवता ने उसकी छाया छीन ली और इसके साथ ही उसकी मरने की क्षमता भी। सनी ने अपना सिर खुजलाया। यह कोई बहुत बड़ी सजा नहीं लगती। एक तरह से वह कनखत के बिल्कुल उलट था। सनी के पास इतनी ज्यादा परछाइयां थीं कि उसे समझ नहीं आ रहा था कि उनका क्या करे। एक को छाया देवता का श्राप था तो दूसरे को छाया देवता का आशीर्वाद प्राप्त था। ... ये बात सनी और यूरिस के बारे में भी कही जा सकती है। नाइटवॉकर मुस्कुराया। ये बहुत ही सामयिक टिप्पणी है, ये देखते हुए कि हम कहाँ हैं। वह एक क्षण के लिए चुप हो गया। मुझे लगता है कि देवताओं के अपने अपने विचार होते हैं। बहरहाल कनख्त को छाया देवता के श्राप से कोई फर्क नहीं पड़ा। आखिरकार उसने एक विशाल साम्राज्य स्थापित किया और कई पीढ़ियों तक उस पर शासन किया, अपनी अपार शक्ति से अपने लोगों की रक्षा की। उसकी शक्ति इतनी ज्यादा थी कि लोग उसे देवता कहने लगे। सनी ने भौहें उठाईं। ब्यूट। नाइटवॉकर ने कंधे उचका दिए। लेकिन कनख्त सिर्फ भगवान कहलाना नहीं चाहता था, वह भगवान बनना चाहता था। सनी दीवार के सहारे झुक गया और अपनी दोनों बाहें क्रॉस करके बैठ गया। वह परेशान करने वाली चीज एपोथीसिस।
नाइटवॉकर उसे खाली नजरों से देखता रहा। क्या अपेथोसिस? ओह, मुझे लगता है ये शब्द सही बैठता है। सनी को खुद को याद दिलाना पड़ा कि वह आदमी दशकों पहले चला गया था। यहाँ तक कि सर्वोच्चों का अस्तित्व भी उसके लिए एक नई बात थी। स्वाभाविक रूप से उसे उस अभेद्य बाधा के बारे में पता नहीं होगा जो उन्हें आरोहण पथ पर ऊंचा चढ़ने से रोक रही थी। उसने उसके सिर को हिलाकर रख दिया। खैर, तो क्या हुआ? नाइटवॉकर ने तटस्थ स्वर में उत्तर दिया। कनख्त ने चाहे जितनी भी कोशिश की हो, वह देवत्व की दहलीज पार नहीं कर सका, कम से कम बिना किसी साय के तो नहीं। वह ईश्वरत्व के विचार से ग्रस्त हो गया और उसका राज्य धीरे धीरे एक अंधकार में और दुर्स्वप्न बन गया। जो लोग उसकी पूजा और आराधना करते थे, वे अब उस अमर राक्षस के प्रति भय और घृणा से भर गए थे जो उन पर शासन करता था, और पूरी की पूरी पीढ़ियां उसके जुनून के भयानक कड़ाहे में खो गईं। हालांकि वे खुद को मुक्त करने के लिए कुछ नहीं कर सके। आखिरकार कनख्त की शक्ति अपार थी और उसे मारा नहीं जा सकता था। वह थोड़ा आगे झुक गया। फिर भी अंततः वे उसके सिंहासन को गिराने में सफल रहे। कनख्त के शरीर को उसकी आत्मा और भावना से अलग कर दिया गया, टुकड़ों में काट दिया गया और इन सभी भागों को अलग अलग स्थानों पर सील कर दिया गया ताकि वे कभी भी फिर से जुड़ न सकें। अंत। सनी ने अविश्वास से उसकी ओर देखा। हालांकि ये स्पष्ट रूप से अंत नहीं है। नाइटवॉकर मुस्कुराया। खैर, मुझे लगता है कि उन मोहरों की रक्षा कोई कर रहा था। हालांकि स्वप्न लोक के भ्रष्टाचार द्वारा भस्म हो जाने पर सभी रक्षक नष्ट हो गए। कुछ समय बाद मोहरें कमजोर हो गईं और उसी भ्रष्टाचार ने कनख्त के कटे हुए अवशेषों को जकड़ लिया। वे टुकड़े अंततः राक्षसी घृणित वस्तुएं बन गए। वह कुछ देर चुप रहा, फिर गंभीर स्वर में बोला, मैं इसके बारे में सिर्फ इसलिए जानता हूं क्योंकि मुझे अपने एक दुर्स्वप्न में कनख्त राज्य में जाने का दुर्भाग्य मिला था। हालांकि दिलचस्प बात यह नहीं है कि उसने छाया देवता के श्राप को पाने के लिए क्या किया, और न ही उसके कटे हुए अंगों का क्या हुआ। ये भी नहीं कि अगर वे अंग एक दिन फिर से जुड़ जाएं तो क्या होगा। नाइटवॉकर पीछे झुक गया। दिलचस्प बात यह है कि कनख्त को कैसे उखाड़ फेंका गया और क्यों। सनी ने भौहें उठाईं। ओह। नाइटवॉकर कुछ क्षण तक रुका रहा। जिस प्राणी ने कनख्त के राज्य के गुलाम लोगों को उससे छुटकारा पाने में मदद की, वह कोई और नहीं बल्कि विश्राम का दानव था, जो पास से ही गुजरा था। जहां तक उसकी मदद करने का सवाल है, मिथक के अनुसार ऐसा इसलिए था क्योंकि अनगिनत वर्षों की खोज के बाद कनख्त को अंततः देवता बनने का एक रास्ता मिल गया, जबकि वह सामान्य तरीके से देवत्व प्राप्त करने के लिए अयोग्य था। सनी की आंखें थोड़ी चौड़ी हो गईं। वह कुछ क्षण चुप रहा, फिर आगे झुक गया। उन्होंने अपेथोसिस प्राप्त करने का एक वैकल्पिक तरीका खोज लिया। कैसे? नाइटवॉकर ने उसे कुछ देर तक देखा, फिर कंधे उचका दिए। मुझे पूरा यकीन नहीं है, लेकिन जाहिर है वह अपने ही राज्य को, वहां रहने वाले हर व्यक्ति को नष्ट करने की योजना बना रहा था। इसलिए जहां तक राजत्व की बात है, वो कोई आदर्श उदाहरण नहीं है। उसने सनी को उत्सुकता भरी नजर से देखा। काश वह बेचारा मूर्ख उस युग में रहता जहां दुर्स्वप्न मंत्र विद्यमान था, है ना? उस सारी बकवास से बचा जा सकता था। नाइटवॉकर कुछ देर के लिए चुप हो गया, फिर पूछा, आपने मुझे बताया था कि पहला सुप्रीम्स दशकों पहले उभरा था, है ना? सनी ने सिर हिलाया। लगभग 25 साल पहले, हाँ। नाइटवॉकर ने चिंताग्रस्त भाव से दूसरी ओर देखा। फिर उनमें से किसी ने भी पांचवें दुर्स्वप्न को चुनौती क्यों नहीं दी? सनी ने अपना सिर थोड़ा सा झुकाया। मुझे लगता है कि ऐसा इसलिए है क्योंकि उनमें से एक चंद्रमा पर फंस गया है, जबकि अन्य दो गुमराह थे, डरे हुए थे और उनके पास खोने के लिए बहुत कुछ था। नाइटवॉकर ने सीधे उसकी ओर देखा। तुम्हारा क्या हाल है? क्या तुम गुमराह और भयभीत नहीं हो? क्या तुम्हारे पास खोने के लिए कुछ नहीं है? सनी मंद मंद मुस्कुराए। मैं नहीं, और मैं उनसे बिल्कुल अलग स्थिति में हूं। उसने नाइटवॉकर की ओर देखा और समान स्वर में कहा, उन्होंने जो दशकों बर्बाद किए हैं, उसके कारण मेरे पास कोई विकल्प नहीं है। दिनों का अंत अब क्षितिज पर नहीं है, ये पहले से ही प्रगति पर है। इसलिए ये पवित्र हो गया है, या मरना, या कम से कम उन सभी चीजों को मरते हुए देखना जो मेरे लिए अनमोल हैं। सनी ने आह भरी। यही कारण है कि मैं यहाँ शाश्वत शहर में हूँ। इस स्थान पर विजय प्राप्त करना इस प्रक्रिया का एक हिस्सा है। नाइटवॉकर ने उसी अजीब दूर से भाव से उससे काफी देर तक देखा, फिर मंद मंद मुस्कुराया। अनंत नगरी पर विजय? मैं तुम्हारी उपलब्धियों को कम नहीं आंकूंगा। लाइटहाउस तक बिना किसी नुकसान के पहुंचना पहले से ही काफी मुश्किल रहा होगा। शाबाश। हालांकि तुम्हें यह भी ध्यान रखना चाहिए था कि इस जगह पर अनगिनत अमर घृणित जीव रहते हैं। जरूर, तुम्हारा लक्ष्य थोड़ा ज्यादा ही महत्वाकांक्षी है।
सनी ने बेपरवाही से कंधे उचकाकर कहा, व्यक्तिगत रूप से मुझे लगता है कि यह काफी महत्वाकांक्षी है। जेट ने हंसते हुए कहा, आपने पहले कभी किसी सुप्रीम की शक्ति नहीं देखी होगी श्रीमान। ये बहुत ही डरावना है। और वह व्यक्ति कोई साधारण सुप्रीम नहीं है, वह तो अपने से पहले सिंहासन पर बैठे व्यक्ति को मारकर सुप्रीम बना है, जो उसे एक बिल्कुल अलग श्रेणी में रखता है। वह मुस्कुराए। अगर मुझे उसके वादे निभाने की क्षमता पर पूरा भरोसा न होता तो मैं नाइट गार्डन को यहाँ नहीं लाता। वह दिखने में कैसा भी हो पर काफी भरोसेमंद है। सनी ने उसे चुपचाप घूरा। हाँ, मेरे दिखने में क्या गड़बड़ है? कोई उत्तर न पाकर उसने भौहें चढ़ाईं और नाइटवॉकर की ओर देखा। वह सही कह रही है। मेरी सेना ने पहले ही घाट और उससे जुड़े द्वीप को सुरक्षित कर लिया है। फिलहाल हम उसके उत्तर में स्थित 3 द्वीपों के लिए लड़ाई में लगे हुए हैं। मुझे उम्मीद है कि कुछ ही घंटों में घेराबंदी खत्म हो जाएगी, जिससे हम शहर के बीचों बीच और आगे बढ़ पाएंगे। नाइटवॉकर ने दिलचस्पी से उसे देखा। सचमुच? तो फिर तुम अमर लोगों से कैसे निपट रहे हो? सनी ने उसे एक समान नजर से देखा। मैं उन्हें सुलह दूंगा। हालांकि अब जब मुझे पता चल गया है कि पानी में क्या छिपा है, तो मैं उन्हें लहरों में फेंकने की सोच रहा हूं। नाइटवॉकर ने धीरे से अपना सिर हिलाया। ये काम नहीं करेगा। सनी थोड़ा निराश था। क्यों? हाउस ऑफ नाइट के खोए हुए संस्थापक ने गहरी सांस ली, मानो वह अपने ही विनाशकारी प्रयास को याद कर रहा हो। जैसा कि मैंने कहा, अमर जीव उन पर नियंत्रण रखने वाले परजीवी के लिए केवल खोल मात्र हैं। इसलिए आप उन्हें पानी में फेंककर उनसे छुटकारा पा सकते हैं। कुछ तो बाहर निकल जाएंगे, लेकिन अधिकांश वहां के छोटे जीवों के लिए भोजन का एक अंतहीन स्रोत बन जाएंगे। हालांकि उसकी अभिव्यक्ति अंधकार में हो गई। परजीवी तो परजीवी ही होता है। एक बार जब एक मेजबान बेकार हो जाता है तो वह दूसरा ढूंढ लेता है, और जब अनगिनत घृणित जीव गहराई में बस जाएंगे तो कनाथ के मांस के पास संक्रमित करने के लिए अनगिनत नए मेजबान होंगे। एक बार जब हजारों मछलियां उत्परिवर्तित होने लगेंगी, प्रतान विकसित करने लगेंगी और किनारे पर चढ़ने लगेंगी, तो आपको अतीत में उन्हें 1-2 अमर जीव खिलाने का पछतावा होगा। मेरा विश्वास करो। वह कांप उठा। सनी भी काफी बेचैन था। उसने गुनगुनाया, फिर धीरे से बुदबुदाया। वाह, मैंने कभी नहीं सोचा था कि एक दिन मैं सिर्फ अमर महान आतंक के मानव जहाजों से लड़कर ही खुश रहूंगा। उसकी अभिव्यक्ति थोड़ी विकृत हो गई। कनख्त का मांस एक महान आतंक है ना? उसने ऐसा इसलिए मान लिया था क्योंकि पतित अमर प्राणियों के पास महान दुर्जन्म प्राणियों के समान शक्ति थी। ये देखते हुए कि नाइटवॉकर ने किसी भी प्रकार के स्रोत प्राणी या उन्हें नियंत्रित करने वाले शापित घृणा का उल्लेख नहीं किया था, कनख्त का मांस एक तानाशाह की तरह नहीं लग रहा था। टाइटन होने के नाते यह एक हो सकता है, लेकिन सनी को ऐसे प्राणी का सामना करने पर अधिक परेशानी की उम्मीद थी। जैसे कि अमर महान लोगों से भरे शहर से लड़ना ही काफी नहीं है। नाइटवॉकर ने सिर हिलाया। मुझे ऐसी ही उम्मीद है। उसने सनी का गहनता से अध्ययन किया, फिर थोड़ा सा हिल गया। अच्छा, मुझे लगता है तुम्हारे पास सचमुच इस नर्क पर विजय पाने का मौका है। अविश्वसनीय। कुछ क्षण के लिए उसका चेहरा उदास हो गया। और मैं वहां था, एक ट्रांसेंडेंट बनने पर खुद पर गर्व महसूस कर रहा था। उस समय नेवी, जो पहले चुप थी, अंततः बोली, कनख्त का मांस हमारी एकमात्र समस्या नहीं है। नाइटवॉकर ने उसे उत्सुकता भरी नजर से देखा। ओह। नेव थोड़ा हिचकिचाया, फिर सिर हिलाया। डिचमैन भी यहाँ है। नाइटवॉकर की आंखें थोड़ी चौड़ी हो गईं। वह चीज, यह अनंत शहर तक तुम्हारा पीछा करती रही। हाउस ऑफ नाइट ने डिचमैन के खिलाफ कभी कोई गंभीर लड़ाई नहीं लड़ी थी, लेकिन स्टॉम्सी के धुंधले पानी में दशकों तक यात्रा करने के कारण उन्हें इस अभियान से बहुत पहले ही कई खौफनाक मुठभेड़ों और दृश्यों से रेत आर्मडा के अस्तित्व के बारे में पता चल गया था। नाइटवॉकर शायद बाकी लोगों से ज्यादा जानता था। सनी ने कंधे उचका दिए। ऐसा लगता है जैसे हम यहाँ भी उसका पीछा कर रहे हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन पहले पहुंचा, बस फर्क इतना है कि सब कुछ हो जाने के बाद कौन जाएगा। यहाँ जेट परेशान करने वाले प्रेतों को भगाने में माहिर है। असल में वह खुद भी कुछ प्रेत ही है। जेट मुस्कुराया। जब मैं मूड में होता हूँ। नाइटवॉकर हंसा। फिर धीरे धीरे उसके चेहरे पर गंभीरता आ गई। कमरे में एक गहरा सन्नाटा छा गया। सनी नाइटवॉकर और नेव को ध्यान से देख रहा था, सोच रहा था कि उनका मिलन इतना संकोची क्यों था। नेव बहुत अलग थलग लग रहा था, जबकि नेव खुद को संभाले हुए था। लेकिन दोनों में से किसी ने भी कोई खुशी का भाव प्रदर्शित नहीं किया। शायद वे इतने सदमे में थे कि उन्हें अभी तक कुछ भी आसानी से परिभाषित नहीं हो पाया था।
शायद शुरू से ही उनके बीच कोई खुशहाल रिश्ता नहीं रहा था। वह कुछ क्षण तक हिचकिचाया, फिर पूछा, अगर मैं पूछूं, नाइट वॉकर, तुम इस शहर में कैसे फंस गए? और उससे भी बेहतर, तुम एक साधारण आरोही के रूप में अकेले यहाँ कैसे पहुंच गए? नाइट वॉकर के मुंह का कोना फड़क उठा। मेरे ऊपर चढ़ गया हूँ। वह कुछ देर चुप रहा, फिर आह भरकर बोला, किसने कहा कि मैं अकेला हूँ? सनी ने भौहें चढ़ाईं। नेव और ब्लेडवेव से आपके गायब होने के बारे में जानने के बाद मुझे यही धारणा मिली। नाइट वॉकर ने अपना सिर हिलाया। मैं अकेला नहीं था, मेरे साथ वह बच्चा एस्टेरियन और उसके अनुयायी भी थे। सनी सिहर उठी। मुझे खुशी होगी अगर आप उसका नाम न बताएं। नाइट वॉकर मुस्कुराया। ओह, मुझे भी खुशी होगी। मुझे भी उसका जिक्र करना अच्छा नहीं लगता। उस समय जेट ने उलझन भरे स्वर में पूछा, रात के घर के योद्धाओं का एक दल बनाने के बजाय तुम उसे अपने साथ क्यों ले गए? और तुम रात के बगीचे को पीछे क्यों छोड़ आए? नाइट वॉकर मुस्कुराया। यह आसान है, क्योंकि मैं नाइट गार्डन नहीं खोना चाहता था और मैं अपने लोगों को भी नहीं मरना चाहता था। और तुमने कहा था कि तुम अमर प्राणियों को सुला रहे हो। मैं भी कुछ ऐसा ही करने की सोच रहा था। उनसे शारीरिक रूप से लड़ना बेकार है, इसलिए मुझे किसी ऐसे व्यक्ति की जरूरत थी जिसके पास एक शक्तिशाली पहलू हो जो उन्हें मानसिक हमले करने की क्षमता दे। ऐसे लोग दुर्लभ होते हैं, और वह बच्चा एक अच्छा उम्मीदवार लग रहा था, क्योंकि वह हॉट गॉड का उत्तराधिकारी था और सब कुछ। उसकी अभिव्यक्ति अंधकार में हो गई। नाइट वॉकर कुछ क्षणों के लिए चुप रहा और फिर ठंडे स्वर में बोला, बेशक मुझे उम्मीद नहीं थी कि शहर पहुंचते ही वह कमीना मुझे मार डालेगा और उसे अब मेरी जरूरत नहीं है। नाइट वॉकर की बात सुनकर नेव का चेहरा पीला पड़ गया। यहां तक कि ब्लेडवेव, जो अब तक शांत भाव से खड़ा था, भी गहरी भौहें चढ़ा ली। जेट भी भौचक्का हो गया, लेकिन सनी ने कोई खास प्रतिक्रिया नहीं दिखाई। आखिरकार उसे पहले से ही शक था कि ऐसा कुछ हुआ है। हालांकि अपनी बेपरवाही के मुखौटे के पीछे वह थोड़ा उत्साहित था। शायद यह उसके लिए थोड़ा कठोर था, एस्टेरियन के विश्वासघात और उसके बाद नाइट वॉकर की हत्या के बारे में रोमांचित महसूस करना, एक ऐसा कार्य जिसने अंततः हाउस ऑफ नाइट को अपने स्वयं के एक सॉवरेन को पोषित करने से रोका हो सकता था, लेकिन वह अंततः किसी ऐसे व्यक्ति से मिलने के लिए खुश था जो ड्रीमस्पॉन की शक्तियों के बारे में पहले से जानता था और उस ज्ञान को साझा करने के लिए तैयार था। सनी एक क्षण के लिए रुकी। मानसिक हमले, उसका पहलू क्या है? नाइट वॉकर ने उसे आक्रोश भरी नजर से देखा। यही तो आपने पूछने का फैसला किया है। सच में? सनी ने भावशून्य भाव से उसकी ओर देखा। हाँ, नाइट वॉकर हंसा। क्या सभी सुप्रीम्स ऐसे ही हैं? कोई बात नहीं, मैं कोई निर्णय देने वाला नहीं हूं। सनी ने अपनी भौहें ऊपर उठाई, जिससे ब्लेडवेव रूखे स्वर में बोला, तुम्हें पता है कि नाइट वॉकर के बारे में कोई ज्यादा नहीं जानता। ऐसा उसके मायावी और रहस्यमयी स्वभाव की वजह से नहीं है। वह बस हर किसी से, जिसमें उसके सबसे करीबी सहयोगी भी शामिल हैं, जितना हो सके बचता था, क्योंकि वह लोगों से नफरत करता है। वह हमेशा से एकांतप्रिय, असामाजिक बदमाश रहा है। नाइट वॉकर मुस्कुराया। सच है, लेकिन लोगों का इतना नफरत करना मेरी गलती नहीं है ना? सिर हिलाते हुए उसने कहा। और ये देखते हुए कि मेरा अंत कैसे हुआ, मैं कहूंगा कि मैंने लोगों से पर्याप्त दूरी नहीं बनाई थी। नाइट वॉकर कुछ क्षणों के लिए चुप हो गया, फिर आह भरी। फिर भी आपके प्रश्न का उत्तर यह है कि वह मन पढ़ने वाला व्यक्ति है। सनी की भौहें ऊपर उठ गईं। मन पढ़ने वाला? क्या मतलब है तुम्हारा? नाइट वॉकर ने थके हुए होकर अपना चेहरा साफ किया। ड्रीमस्पॉन, पथ ऑफ असेंशन पंथ का अंतिम उत्तरजीवी। वह मन पाठक है, हालांकि उसने शुरुआत में ऐसा नहीं किया था। सनी और जेट ने एक दूसरे को देखा। कैसी, क्या तुम ये सुन रही हो? उत्तर आने से पहले उसे बस कुछ क्षण ही इंतजार करना पड़ा। हाँ, इस बीच नाइट वॉकर ने आगे कहा। उसकी प्रसुप्त क्षमता उसे अन्य जीवों की भावनाओं को समझने में सक्षम बनाती थी। वह एक तरह का सहानुभूतिशील व्यक्ति था। उसकी जागृत क्षमता थोड़ी भयावह है, यह उसे दूसरों की शक्तिशाली भावनाओं को खाकर उन्हें निगल जाने की अनुमति देती है। हालांकि यह उसकी आरोही क्षमता ही थी जिसने मुझे उसे अनंत नगर में ले जाने के लिए प्रेरित किया। इसी क्षमता ने उसे अपनी भावनाओं से दूसरों की भावनाओं को प्रभावित करने की अनुमति दी। उसकी अभिव्यक्ति और अधिक गंभीर हो गई। हालांकि जब वह ऊपर उठा तो उसकी क्षमताओं में थोड़ा विकास हुआ। उसकी निष्क्रिय क्षमता का दायरा बढ़कर न केवल भावनाओं बल्कि दूसरों के विचारों तक भी पहुंच गया। और उसकी ऊपर उठी हुई क्षमता भी वैसी ही थी, इससे वह अपने विचार दूसरों के दिमाग में डाल सकता था। नाइट वॉकर ने मुंह बनाया।
वह हमेशा से एक डरावना बच्चा रहा था और इन 3 शक्तियों ने उसकी संगति को और भी डरावना बना दिया था। क्योंकि भयावह मानसिक सुरक्षा के बावजूद आप कभी भी पूरी तरह आश्वस्त नहीं हो सकते थे कि आपके विचार और भावनाएं आपकी अपनी हैं। अगर वे आपकी अपनी भी थीं, तो आप जानते थे कि वह आपको एक खुली किताब की तरह पढ़ सकता है। इस वजह से उसके आसपास रहना असहज हो जाता था, या हो भी सकता था अगर उसे लोगों को सहज महसूस कराने के लिए सही शब्द नहीं पता होते। नाइटवॉकर ने कड़वाहट से हंसते हुए कहा। वह काबिल था, सहज ही आकर्षक, शैतानी रूप से होशियार और मजबूत, सचमुच मजबूत। लेकिन इन सब के बावजूद आप समय समय पर उसके आसपास थोड़ी बेचैनी महसूस करने से खुद को नहीं रोक पाते थे, क्योंकि कभी कभी एक पल के लिए ऐसा लगता था कि उसके बारे में कुछ बहुत ही गलत है, जो उसकी आंखों की गहराई में छिपा है। हाँ, लेकिन जाहिर है उस एहसास को उसके बारे में सबके मन में मौजूद पूर्वाग्रह से आसानी से समझा जा सकता था। नाइटवॉकर ने कंधे उचका दिए। आखिरकार वह एक अजनबी था, उस दुनिया की सीमाओं से बाहर का कोई व्यक्ति जिससे हम परिचित थे। पथ उन्नति के वे कट्टरपंथी हमेशा से ही अजीबोगरीब रहे थे, और किसी को नहीं पता था कि स्वप्न लोक में उनके साथ क्या हुआ। इसलिए उस बच्चे पर अविश्वास न करना मुश्किल था। कम से कम दूसरों को तो ऐसा ही लगता था। निजी तौर पर मुझे ज्यादा परवाह नहीं थी। उसकी मुस्कान थोड़ी कड़वी हो गई। शायद मुझे ऐसा करना चाहिए था। इस बीच सनी एस्टेरियन के पहलू के बारे में सोच रहा था। सहानुभूति रखने वाला, मन पढ़ने वाला, मानसिक रूप से चालाक। और इसका क्या मतलब है? वह दूसरों की भावनाओं को निगल जाता था। क्या वह किसी ऊर्जा पिशाच जैसा था? वह कुछ देर तक चुप रहा, फिर खुद को रोक न सका और एक बेतुका सवाल पूछ बैठा, उसकी पारलौकिक क्षमता के बारे में क्या? उसके डोमेन के बारे में क्या? नाइटवॉकर ने उसे उलझन भरी नजरों से देखा। मुझे कैसे पता? वो तो बस पिछली बार जब मैंने उसे देखा था तब चढ़ा हुआ था। सनी ने मुंह बनाया। सही। एक क्षण रुककर उसने पूछा, तो वह यहाँ अनंत शहर में क्या खोजना चाहता था? और वह तुम पर क्यों पलटा? नाइटवॉकर ने अपने सिर के पीछे खुजलाया। वह यहाँ क्या ढूंढना चाहता था? मुझे यकीन नहीं है, क्योंकि उसने मुझे जो कुछ भी बताया था वह सब झूठ निकला। चाहे जो भी हो, वह उसे ढूंढने में नाकाम रहा होगा। देखिए, हम दोनों बहुत कमजोर थे, वह और मैं। इस जगह के बारे में हम बस वही जानते थे जो मैंने स्लीपर के तौर पर यहाँ देखा था, इसलिए हो सकता है कि हमने खुद को ज्यादा और शाश्वत शहर को कम आंका हो। 2 मास्टर्स यहाँ क्या कर सकते थे सच में? वह तो जिंदा बच निकलने में भाग्यशाली था। नाइटवॉकर ने सनी की ओर उदास भाव से देखा। उसने मुझसे मुंह क्यों मोड़ा? शायद यही उसका मुख्य उद्देश्य था। मुझे नहीं लगता था कि यह संभव है, लेकिन वह स्टॉर्म गॉड की वंशावली को अपने में समाहित करना चाहता था। दैवीय वंशावली एक दूसरे के साथ सह अस्तित्व में नहीं रह सकती, लेकिन जब ड्रीमस्पॉन की बात आती है तो वे किसी न किसी तरह रह सकती हैं। भले ही मुझे ये बात बहुत देर से पता चली हो। उसकी चांदी जैसी आंखें खतरनाक ढंग से चमक रही थीं। वह लाइटहाउस में घुसकर वंश प्राप्त करने का प्रयास कर सकता था, जैसा कि थेड ने बहुत समय पहले किया था, लेकिन उसने मेरी पीठ में छुरा घोंपना चुना। उसकी तारीफ के लिए मुझे नहीं लगता कि उसका इरादा मुझे मारने का था, लेकिन मैं इतना जिद्दी था कि आत्मसमर्पण नहीं कर सका, इसलिए आखिरकार उसने कर ही दिया। नाइटवॉकर ने आह भरी। यह एक खोखला अंत था। दुर्स्वप्न जादू की सभी भयावहताओं से बचकर एक मानव के हाथों मरना। ये कहते हुए उसने दूसरी ओर देखा और दूर से कहा, और यह एक कड़वी शुरुआत थी, इस शापित शहर में वापस जीवन में आना, ये जानते हुए कि मैं हूं यहाँ हजारों बार मरने के लिए नियत है। सनी ने चारों ओर देखा, धारदार तारों और स्टील के कांटों के रेशे देखे। लाइटहाउस द्वीप की अद्भुत चमक में छिपे विचित्र दृश्यों को याद करते हुए उसकी रीढ़ में एक सिहरन दौड़ गई और उसने तटस्थ स्वर में पूछा, तो क्या आपने ये दशक ऐसे ही बिताए, अमर प्राणियों से बचते हुए और उन्हें अपने ठिकाने से दूर रखने के लिए जाल बिछाते हुए? नाइटवॉकर ने काफी देर तक उसे चुपचाप देखा, फिर मुस्कुराया। मुझे याद नहीं है। सनी ने भौहें उठाईं। तुम्हें याद नहीं है? नाइटवॉकर हंसा। खैर, मुझे ये सब याद है। शुरुआत में मैं एक आरोही था। जिंदगी बहुत कठिन थी। वो घिनौनी हरकतें बहुत ज्यादा भारी थीं, इसलिए मैं कई बार मरता था। कभी कभी मैं बच निकलने में कामयाब हो जाता था। ज्यादातर बार मैं नहीं बच पाता था, और आखिरकार मैं पागल हो गया। मुझे ठीक से याद नहीं कि उसके बाद क्या हुआ। अपनी कुर्सी पर आराम करते हुए उसने कंधे उचकाए। लेकिन थोड़ी देर बाद मुझे होश आ गया, और फिर मैं फिर से अपना होश खो बैठा, और फिर मुझे वह फिर मिल गया।
समय का कोई मतलब नहीं रह गया। अगर आपने मुझे न बताया होता तो मुझे पता ही न चलता कि मैं सदियों या हजारों सालों से नहीं बल्कि दशकों से यहाँ हूँ। उसकी अभिव्यक्ति दूर और पृथक हो गई। किसी समय मुझे दुर्स्वप्न का एक बीज मिला। यहाँ अनंत शहर में कुछ है, लेकिन मैं केवल एक के करीब पहुंच सका। मैंने उसे चुनौती दी और मर गया। शहर ने मुझे पुनर्जीवित किया, इसलिए मैंने उसे फिर से चुनौती दी। अंततः मैंने उसे जीत लिया और एक पारलौकिक बन गया। उसके बाद चीजें आसान नहीं हुई, लेकिन वे आसान जरूर हो गईं। कम से कम मैं अंततः अमर प्राणियों से लड़ तो सका। नाइटवॉकर मुस्कुराया और उसकी आंखों में कुछ अंधकार में और खतरनाक चमक उठी। तो यही तो मैं पिछले 10 सालों से कर रहा हूं, शायद हर दिन, पूरे दिन बड़े बड़े दुर्स्वप्न जीवों से लड़ना, समय काटने के लिए। इस समय सनी को दो चौंकाने वाली बातें पता चली। पहला तथ्य यह था कि उसके सामने खड़ा मिलनसार युवक सिर्फ नाइटमेयर स्पेल के शुरुआती वर्षों का कोई महान व्यक्ति नहीं था, एक उत्कृष्ट लेकिन पुरातनपंथी व्यक्ति जिसकी उपलब्धियां समय के साथ लुप्त हो गईं। नहीं, नाइटवॉकर कुछ और ही था। वह दुनिया में अब तक का सबसे खतरनाक संत था। 10 साल, वह कहता है। अगर नाइटवॉकर एक दशक तक महान दुर्स्वप्न प्राणियों से अथक संघर्ष करता रहा होता, एक साधारण पारलौकिक के रूप में, तो उसने अन्य सभी संतों के सम्मिलित युद्ध अनुभव से भी अधिक युद्ध अनुभव अर्जित कर लिया होता। ये 10 वर्ष एक कष्टदायक अग्नि परीक्षा थे, जो एक ऐसी भयावह तलवार गढ़ने में सक्षम थी जिसका कोई भी अन्य हथियार उसकी धार का सामना नहीं कर सकता था। इटर्नल सिटी और ट्रांसेंडिंग में लौटने से पहले ही नाइटवॉकर इतिहास की सबसे बदकिस्मत पीढ़ी के सबसे कुशल योद्धाओं में से एक था। अब वह एक राक्षस बन जाएगा। और दूसरा तथ्य, क्या वह नाइटवॉकर या तो दुनिया का सबसे पागल जागृत व्यक्ति था, या फिर सबसे समझदार? सनी को यकीन नहीं था कि कौन सा कथन सही था। वह युवक काफी शांत लग रहा था, जिसका अर्थ ये हो सकता है कि या तो वह पूरी तरह से विक्षिप्त था और इसे अच्छी तरह से छिपा रहा था, या फिर उसने कई वर्षों तक पूर्ण एकांतवास और असंख्य विभत्स मौतों को झेलने के बावजूद अपने दिमाग को पूरी तरह से टूटने दिए बिना किसी तरह से अपने मानसिक संतुलन को बचाए रखा था। किसी भी स्थिति में मैं उसे भर्ती करना चाहता हूं। सनी की आंखें चमक उठीं। वह अनंत शहर में खजाना खोजने आया था, और उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे उसने खजाना पा लिया हो। शक्तिशाली जादुई हथियारों का पूरी तरह से सुरक्षित शस्त्रागार एक अच्छी खोज थी, लेकिन यह एक आदमी उससे कहीं ज्यादा मूल्यवान था। सर्वनाश के भूखे पेट में गिरती दुनिया में ऐसा असाधारण योद्धा एक अमूल्य वस्तु थी। नाइटवॉकर उसकी निगाहों के सामने असहज होकर हिलने लगा और खांसने लगा। ओह, अगर तुम मुझे ऐसे ही देखते रहे तो मैं शर्मा जाऊंगा। सनी धीरे से मुस्कुराए। पूरा दिन, हर दिन तुम कहते हो, मजा आया होगा। नाइटवॉकर ने उसे आश्चर्य से देखा। खैर, मैं व्यक्तिगत रूप से इसे मजेदार नहीं कहूंगा, लेकिन वास्तव में ये बहुत बुरा भी नहीं था। वे मुस्करा उठे। जैसा कि ब्लेडवेव ने बताया, मुझे लोगों से ज्यादा लगाव नहीं है, वरना मैं अपनी जिंदगी का ज्यादातर हिस्सा समुद्र में भटकते हुए क्यों बिताऊंगा। तो एक तरफ सिर्फ दुर्स्वप्न जीवों से भरे शहर में इतने साल बिताना थोड़ा मुश्किल था, लेकिन दूसरी तरफ मुझे शांति और सुकून का मजा आया। सनी खुद को रोक नहीं सका और उपहास करने लगा। ये लड़का मुझे पसंद है। उस क्षण नाइटवॉकर ने जेट की ओर मुस्कुराते हुए आंख मारी। बेशक हर नियम का एक अपवाद होता है। मुझे वास्तव में कुछ उदाहरण पसंद हैं। मानवीय संगति काफी मायने रखती है। मुझे शायद उस आदमी को मार देना चाहिए। अरे, धिक्कार है। नाइटवॉकर यहीं अनंत शहर में अमर था। थोड़ा आगे झुकते हुए सनी ने मधुर स्वर में पूछा, संत नाइटवॉकर, आप कैसे होंगे? क्या आप अनंत शहर से बाहर निकलकर सतह की दुनिया में लौटना पसंद करेंगे? नाइटवॉकर ने असमंजस से उसकी ओर देखा। संत, ये थोड़ा अजीब है। यकीन मानिए, मैं कोई संत नहीं हूं। सनी ने एक दो बार पलकें झपकाईं। अरे हाँ, नाइटवॉकर संभवतः अपने दादा के बराबर उम्र के थे। इसे ही हम पारलौकिक कहते हैं, गुरुओं के समान। नाइटवॉकर ने अपना सिर थोड़ा झुकाया। संत, खैर, मुझे लगता है कि इसमें कुछ तो बात है। हाँ, मुझे ये पसंद है। मुस्कुराते हुए उसने गहरी सांस ली और दूर तक देखा। बेशक मैं इस शापित जगह को छोड़ने से ज्यादा कुछ नहीं चाहूंगा, लेकिन यह इतना आसान नहीं है। सनी ने अपना सिर हिलाया। दरअसल ऐसा ही है। मैं तुम्हें अभी वापस भेज सकता हूं। उसे बस नेफिस से लाइटहाउस के सामने एक ड्रीम गेट खोलने के लिए कहना था। बेशक इसमें काफी जोखिम था, लेकिन यह संभव था। नाइटवॉकर ने सिर हिलाया। नहीं, तुम समझ नहीं रहे हो। मैं यूं ही नहीं जा सकता।
एक बार जब तुम शाश्वत शहर में मर जाते हो तो तुम उसके कैदी बन जाते हो जब तक वह मौजूद है। और ये तुम जानते हो शाश्वत है। वह धीरे से हंसा। आपको क्या लगता है कि रिपोज ने यह स्थान क्यों बनाया? क्या आपको लगता है कि वह पुण्यवान प्राणियों के लिए एक शांतिपूर्ण स्वर्ग बनाना चाहती थी जहां वे अनंत काल तक आनंद ले सकें? उसने एक विकृत मुस्कान के साथ अपना सिर हिलाया। नहीं, विश्राम का दानव। वो पूरी तरह से मनोरोगी थी। वो एक ऐसी जगह बनाना चाहती थी जहां वो सभी जीव जंतु इकट्ठा हो जाएं जिनसे वो सबसे ज्यादा नफरत करती थी ताकि वे उससे कभी बच न पाएं। नाइटवॉकर हंसा। शाश्वत शहर एक जेल है। सनी काफी देर तक चुप रहा, दूर से नाइटवॉकर को देखता रहा। आखिरकार उसने पूछा, जेल? युवक ने सिर हिलाया, उसकी चांदी जैसी आंखें धुंधली रोशनी से चमक रही थीं। सचमुच, हो सकता है उसने देखा हो कि छाया देवता ने कनाथ के साथ क्या किया था और वह प्रेरित हुई हो। हो सकता है यह विचार उसके अपने कुटिल दिमाग से आया हो। बहरहाल, ये नर्क अपने पीड़ितों को जो अमरता प्रदान करता है, उसकी एक कीमत चुकानी पड़ती है। और वह कीमत है हमेशा के लिए यही रहना। सनी ने धीरे से भौहें चढ़ाईं। नाइटवॉकर जानता था कि अनंत नगरी द्वारा अमर बनाए गए लोग अनंत नगरी के अस्तित्व तक अपने सुंदर पिंजरे से बाहर नहीं निकल सकते। हालांकि विश्राम के दानव को ये पिंजरा बनाने के लिए किस बात ने प्रेरित किया, इस बारे में उसका अनुमान मुख्यतः इस स्थान के बारे में उसकी अपनी धारणा पर आधारित था। सच तो यह है कि सनी को संदेह था कि असली कारण इतना स्पष्ट नहीं था। उनमें से किसी को भी नहीं पता था कि उस रहस्यमयी दानव की प्रेरणा क्या थी, लेकिन वह उसकी प्रजाति के बारे में कुछ बातें जरूर जानता था। उदाहरण के लिए, वह जानता था कि बाकी सभी दानवों ने देवताओं द्वारा उन पर लगाए गए बिना शर्त निषेध और उस निषेध का पालन करने से उपजे अकेलेपन से जूझा था। तो क्या विश्राम की दानव सचमुच शाश्वत नगर के कैदियों को हमेशा के लिए पीड़ा देना चाहती थी, या वह बस उन लोगों से अलग होने को तैयार नहीं थी जिन्होंने उसकी कृपा प्राप्त की थी? इस प्रश्न का उत्तर अब खो चुका था, समय की धाराओं में मिट चुका था। यदि वह थके हुए लोगों के लिए स्वर्ग बनाने का इरादा रखती भी, तो उसे उनकी कृतज्ञता से बचने का कोई रास्ता ढूंढना पड़ता। क्योंकि यदि वह ऐसा न करती तो अनंत शहर नष्ट हो जाता, ठीक उसी तरह जैसे आशा का साम्राज्य नष्ट हो गया था। शायद इसीलिए विश्राम की दानव अपनी रचना के स्वर्ग में रहने के बजाय अपने जीवित यान पर दुनिया भर में भटक रही थी। हो सकता है कि शाश्वत नगर में बसे लोगों से अलग होने की अनिच्छा और उन्हें अनंत काल तक पीड़ा देना दो परस्पर विरोधी संभावनाएं न हो, बल्कि कारण और प्रभाव हो। शायद वो वाकई एक विकृत, विक्षिप्त मनोरोगी रही होगी। आखिरकार कोई तो वजह थी जिसकी वजह से डेमोन से इतना डर लगता था। किसी भी मामले में अनंत शहर के रहस्यों ने सनी को जितना भी लुभाया, उसकी जिज्ञासा को संतुष्ट करना उसकी मुख्य चिंता नहीं थी। उनकी मुख्य चिंता अनंत शहर के अभियान से यथासंभव लाभ उठाना था। वे नाइट गार्डन के जीर्णोद्धार का काम पहले ही शुरू कर चुके थे और लाइट हाउस तक पहुंच चुके थे। कम से कम नाइट के संत उस स्मृति का इस्तेमाल कर पाएंगे जिसका इस्तेमाल नाइटवॉकर ने इतने सालों पहले किया था, और उसमें फंसे कुछ तारों की रोशनी को पकड़ पाएंगे, जिससे उनकी वंशावली का सिलसिला जारी रहेगा। सनी को अभी भी वीवर के वंश का अंश ढूंढना था, लेकिन अब उनके पास एक नया लक्ष्य भी था। उसने नाइटवॉकर की ओर देखा। तो क्या आप शाश्वत शहर को तब तक नहीं छोड़ सकते जब तक वह अस्तित्व में है? नाइटवॉकर ने सिर हिलाया। हाँ। सनी कुछ क्षण चुप रहा, फिर तटस्थ स्वर में बोला, तो फिर चलो अनंत शहर को नष्ट कर दें। नाइटवॉकर हंसा। नेव और ब्लेडवेव ने सनी की ओर देखा और जेट भी मुस्कुराया। हालांकि उनकी अभिव्यक्ति वही रही। आह, ये तो अच्छा है। नाइटवॉकर ने अपना सिर हिलाया और सनी की ओर व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ देखा। कम से कम आप में हास्य की भावना तो है। आप लोगों ने मुझे सुप्रीम्स के बारे में जो कुछ भी बताया है, उससे तो यही लगता है कि मुझे उम्मीद थी कि वे सभी बहुत गंभीर होंगे। सनी ने उलझन में कमरे में चारों ओर नजर घुमाई। मैं मजाक नहीं कर रहा हूं। हालांकि नेव और ब्लेडवेव अचंभित रह गए। नाइटवॉकर की मुस्कान एक पल के लिए फीकी पड़ गई। उसने सनी को अजीब से भाव से देखा, फिर संदेह भरे स्वर में कहा, तो आप अनंत शहर को नष्ट करना चाहते हैं? आह, मैं समझ गया। सनी ने कंधे उचका दिए। यहाँ हमें कई मुख्य लक्ष्य हासिल करने थे। नाइट गार्डन की मरम्मत करना, स्टॉर्म गॉड के वंश तक पहुंच प्राप्त करना, एक ऐसी चीज ढूंढना जिसमें मेरी व्यक्तिगत रुचि हो, और शायद कुछ कीमती चीजें भी हासिल करना। बेशक वह अनंत शहर को जीतना चाहता था और अगर संभव हो तो उसे मानव क्षेत्र का हिस्सा बनाना चाहता था। लेकिन अब ये बहुत संभव नहीं लगता। कम से कम ये तुम्हें मानव क्षेत्र का हिस्सा बनाने से कम फायदेमंद लगता है।
उसने नाइटवॉकर की ओर उदास भाव से देखा। आखिरकार प्रतिभा दुनिया का सबसे कीमती संसाधन है, और जो आने वाला है उसके लिए हमारे पास संसाधनों की सख्त कमी है। इसलिए हाँ, अगर इसका मतलब मानवता की ताकतों में एक और विशेष रणनीतिक संपत्ति जोड़ना है, तो मैं इस पूरी जगह को बर्बाद करने के लिए तैयार हूं। नाइटवॉकर ने एक क्षण तक चुपचाप उसका अध्ययन किया। हालांकि इसे शाश्वत शहर किसी कारण से कहा जाता है। क्या आप शाश्वतता की अवधारणा से परिचित नहीं हैं? सनी मुस्कुराया। दरअसल मैं ऐसी अवधारणाओं से बहुत परिचित हूँ। एक बार मैंने एक अनंत चूहे से लड़ाई की थी। एक और बार मैंने एक अंतहीन कीड़े से लड़ाई की थी। वैसे अब दोनों मर चुके हैं। मुझे यकीन है कि इस जेल शहर को भी नष्ट करने का कोई रास्ता जरूर होगा। मुझे अभी तक ऐसी कोई जेल नहीं मिली है जिससे मैं भाग न सकूं। वह एक क्षण के लिए हिचकिचाया, फिर बोला, इस शहर को शाश्वत बनाने वाला तत्व विश्राम के दानव का दिव्य जादू है। मैं स्वयं एक कुशल जादूगर हूं, इसलिए मैं अधिकांश लोगों से बेहतर जानता हूं कि किसी भी प्रकार के जादू को नष्ट किया जा सकता है, बशर्ते आपको पता हो कि यह कैसे काम करता है। कोई ना कोई ऐसी व्यवस्था अवश्य होनी चाहिए जो शाश्वत शहर को उसके रचयिता की अनुपस्थिति में भी अस्तित्व में रहने दे। इसलिए यदि हम उस व्यवस्था को प्रकट कर दें तो उसे तोड़कर समस्या का समाधान हो जाना चाहिए। उसके माथे पर हल्की सी शिकन आ गई। जाहिर है हमें पहले डचमैन से निपटना होगा। हमें कनात के मांस को भी नष्ट करना होगा ताकि वह स्वप्न लोक में न जा सके। और यह भी सुनिश्चित करना होगा कि अगर इस डूबे हुए शहर की रक्षा करने वाला गुंबद गिर जाए तो हम डूब न जाएं। नाइटवॉकर ने उसे भावशून्य दृष्टि से देखा। बस इतना ही? सनी ने अपना सिर हिलाया। ठीक है, इससे पहले कि हम अनंत काल को समाप्त करने का साहस करें, मुझे अपना व्यक्तिगत लक्ष्य पूरा करना होगा। लेकिन अगर हम ऐसा करें तो कैसा रहेगा बूढ़े? क्या तुम फिर से अपनी तलवार उठाना चाहोगे? वह एक क्षण के लिए रुका और अजीब ढंग से बोला, या जो भी आपका पसंदीदा हथियार है, मेरा मतलब है। वह सुंदर युवक कुछ देर तक चुप रहा, फिर मंद मंद मुस्कुराया। जरूर, क्यों नहीं? अगर तुम इटर्नल सिटी को तबाह कर दोगे तो मैं जो चाहो ले लूंगा। उसके लहजे से लग रहा था कि वह सनी के सुझाव को गंभीरता से नहीं ले रहा था। हालांकि सनी पूरी तरह गंभीर था। दरअसल वो गंभीर भी था, और गंभीर भी, जिसने उसके सारे वादों को और भी गंभीर बना दिया। कुछ देर बाद सनी और जेट खुद को नाइटवॉकर के ठिकाने के बाहर अकेले खड़े पाते हैं। उन्होंने उसे ब्लडवेव और नेव के साथ अकेला छोड़ दिया था ताकि नाइट के संत उनसे निजी बातचीत कर सकें। प्रकाश स्तंभ की चमक उन्हें एक चमकदार घूंघट की तरह घेरे हुए थी, और ठंडी हवा उनके चेहरों को छू रही थी। कहीं दूर छाया सेना एक भयंकर युद्ध में उलझी हुई थी, चारों ओर से घिरी हुई थी और धीरे धीरे ऊपरी हाथ हासिल कर रही थी। सनी ने आह भरी। नाइटवॉकर, मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि वह अभी भी जीवित है। उसके पास खड़े होकर जेट ने उसकी ओर देखा और सिर हिलाया। हाँ, यह आपके बचपन के किसी हीरो से मिलने जैसा है जो माना जाता है कि दशकों पहले मर गया था। बस हीरो पूरी तरह जिंदा है और आपसे कम उम्र का दिखता है, और उसकी जगह आप मर चुके हैं। सनी ने एक दो बार पलकें झपकाईं। यह इसे कहने का एक तरीका है। उसने उसकी ओर देखा और भौहें चढ़ा दी। तो आप क्या सोचते हैं? जेट कुछ देर तक हिचकिचाया। मुझे लगता है कि आप सही हैं। नाइटवॉकर के साथ इस अभियान से लौटना एक बड़ा वरदान होगा। ऐसा लगता है कि वह पहले की तुलना में और भी अधिक उत्कृष्ट हो गया है, और वह महान हुआ करता था। उसकी अभिव्यक्ति थोड़ी धुंधली हो गई। हालांकि मुझे पूरा यकीन नहीं है कि हम उस पर भरोसा कर सकते हैं। सनी ने भौहें उठाईं। कैसे? जेट ने कंधे उचका दिए। मैंने ऐसे कई जागृत लोगों को ढूंढा है जो दुर्स्वप्न जादू का बोझ नहीं झेल पाए और पागल हो गए। आपको पता है, हमें नहीं पता कि वह आदमी असल में कितना क्षतिग्रस्त है, ये देखते हुए कि उसने क्या क्या झेला है। उम्मीद है कि वह ठीक होगा, या यूं कहें कि वह नियंत्रण में है, लेकिन हमें इंतजार करके देखना होगा। उसकी अभिव्यक्ति थोड़ी उदास हो गई। उसकी कहानी में भी कुछ अजीब है। क्या तुम्हें नहीं लगता ड्रीमस्पॉन ने कथित तौर पर उसे धोखा दिया और मार डाला? लेकिन वह आदमी सिर्फ नाइटवॉकर को मारने के लिए इटर्नल सिटी तक आने की इतनी जहमत क्यों उठाएगा? वह ऐसा कहीं और भी कर सकता था और स्टॉर्म गॉड का वंश भी प्राप्त कर सकता था। इसके अलावा नाइटवॉकर को मारने का कृत्य ही अजीब लगता है। क्या ड्रीमस्पॉन को यह नहीं पता होगा कि वह जिंदा हो जाएगा? सनी ने आह भरी और दूसरी ओर देखने लगी। शायद वह चाहता था कि नाइटवॉकर हमेशा के लिए इटर्नल सिटी में सड़ता रहे। लेकिन हाँ, मैं इन चिंताओं से सहमत हूँ। हालांकि मुझे उम्मीद है कि ये चिंताएं पूरी नहीं होंगी।
खैर, वह पागल नहीं लगता, या कम से कम वह सही किस्म का पागल तो लगता है। और यकीन मानिए, मैं पागलपन के बारे में बहुत कुछ जानता हूं। वह मुस्कुराया। कुछ सेकंड बाद उसकी मुस्कान फीकी पड़ गई। जो भी हो, फिलहाल अभियान को एक और शक्तिशाली सदस्य मिल गया है। एक ऐसा सदस्य जो शाश्वत शहर को हमसे कहीं बेहतर जानता है। जेट ने सिर हिलाया। वे दोनों कुछ देर तक चुप रहे, लाइटहाउस की दीवार को देखते रहे। आखिरकार सनी ने कहा, मुझे लगता है कि नेव अंदर जाएगा। एथर और ब्लडवेव के विपरीत और खुद नाइट वॉकर के विपरीत, उसने वंश को आत्मसात करने के बजाय विरासत में प्राप्त किया। मुझे यकीन नहीं है कि क्या अंतर है, लेकिन हाउस ऑफ नाइट के सदस्यों के लिए एक अंतर प्रतीत होता है। जेट मंद मंद मुस्कुराया। शायद बात तो सही है। तूफान देवता यात्राओं और मार्गदर्शन के देवता हैं, इसलिए उनके उत्तराधिकारी अपनी विरासत यूं ही नहीं पा सकते। उन्हें उस तक पहुंचने का रास्ता ढूंढना होगा। सनी कुछ देर चुप रही, फिर उसकी तरफ देखा और उत्सुक स्वर में पूछा, क्या तुम कोशिश करोगे लाइट हाउस में प्रवेश करने और तूफान भगवान की वंशावली प्राप्त करने की? मेरा मतलब है। जेट थोड़ा हिचकिचाई, फिर अपना सिर हिलाया। नहीं, मुझे क्यों करना चाहिए? सनी ने भौहें उठाईं। क्योंकि दिव्य वंश होने से आपको शक्ति मिलती है। नाइट वॉकर, इमोर्टल फ्लेम, वार्डन ऑफ वेलोर की सॉन्ग, यहां तक कि ड्रीम स्पॉन भी, इन सभी ने इतना कुछ इसलिए हासिल किया क्योंकि उनके पास एक था। जेट ने हंसते हुए कहा, यह हो सकता है कि उन्हें ये वंश इसलिए मिले क्योंकि वे ऐसे लोग थे जो इतना कुछ हासिल कर सकते थे। उसने सनी की ओर देखा और कंधे उचका दिए। नेवे ने बताया कि कोई भी व्यक्ति दिव्य वंश को आत्मसात नहीं कर सकता, और यह एक घातक जुआ है। जहां तक मैं समझता हूं, सफलता इस बात पर निर्भर नहीं करती कि आप कितने शक्तिशाली या लचीले हैं, यह ज्यादा आत्मीयता का सवाल है। और मुझे वास्तव में स्टॉर्म गॉड और उसके विभिन्न पहलुओं से कोई आत्मीयता नहीं है, इसलिए मैं जोखिम लेने के लिए उत्सुक नहीं हूं। जेट ने दूसरी ओर देखा और कंधे उचका दिए। और सच कहूं तो मुझे मृत देवताओं की विरासत में कोई दिलचस्पी नहीं है। आखिरकार वे अंततः असफल ही हुए, तो यह असफलता की विरासत है। मुझे इसकी जरूरत नहीं है, इसके बजाय मैं अपनी एक विरासत छोड़ना चाहूंगा। सनी मुस्कुराया। कितना घमंडी, लेकिन यह विचित्र रूप से सम्मोहक भी था। उन्होंने वीवर की वंशावली के टुकड़ों को एकत्रित करने की अपनी खोज के बारे में सोचते हुए आह भरी। इस बीच जेट ने पूछा, आप कैसे हैं? सनी ने भौहें उठाईं। मैं तूफान देवता की वंशावली को आत्मसात नहीं कर सकता, हालांकि इसके संपर्क में आने से मुझे लाभ हो सकता है। ब्लड वीव ने स्टॉर्म गॉड के वंश को निगल लिया था और उससे और भी ताकतवर हो गया था। माना कि सनी को परछाइयों से स्वाभाविक लगाव था, और यह वंश उसे एक पहलू विरासत से मिला था। दूसरे शब्दों में, यह उसे मंत्र द्वारा प्रदान किया गया था। इसलिए यह संभावना थी कि वह तूफान देवता की वंशावली को भी निगलने में सक्षम हो जाएगा। लेकिन सनी को यकीन नहीं था कि यह जोखिम उठाना उचित है। आखिरकार, यदि वह थोड़ी देर के लिए भी अक्षम हो गया, तो छाया सेना नष्ट हो जाएगी और उनका अभियान अचानक समाप्त हो जाएगा। उसने आह भरी। मुझे लगता है कि अब लाइट हाउस में प्रवेश करना मेरे लिए थोड़ा गैर जिम्मेदाराना होगा। सनी मुस्कुराए। लेकिन मैं किससे मजाक कर रहा हूं? बेशक मैं अंदर जाऊंगा। जेट ने अपनी जीभ चटकाए। और मैंने अभी अभी ये दावा किया है कि आप कितने विश्वसनीय हैं। उसके बाद वे दोनों कुछ देर तक चुप रहे। चारों ओर एक चमकदार चांदी जैसी चमक छा गई। अंततः जेट ने पूछा, क्या तुम सचमुच अनंत शहर को नष्ट करने का प्रयास करने जा रहे हो? सनी मुस्कुराया। जरूर, अपनी सारी उपलब्धियों के बावजूद मैंने अभी तक एक भी शहर को नष्ट नहीं किया है, आप जानते हैं। और ऐसा कुछ मेरे रिज्यूमे पर बहुत अच्छा लगेगा।